हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जेएससी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जी हां साथियों, आप जानते हैं कि ये पहला वीडियो है करंट अफेयर का। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे केंद्रीय सरकार की योजनाएं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, हम उनको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि वीडियो नियमित तौर पर आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है, जिसमें मैं 6 दिन जो टॉपिक वाइज मैटर और उसके बाद जो भी ये सारी मैटर कराता हूं, उसका संडे को टेस्ट ले लेता हूं। और लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें 36 लोगों ने 100% स्कोर प्राप्त किया था, मतलब जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सकती है। तो आप अगर आप चाहते हैं इन सारी चीज़ों का लाभ लेना और सारा पीडीएफ जो कुछ मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि 2024 और 25। आप जानते हैं करंट अफेयर्स में आपके साल भर के यानी लास्ट अक्टूबर से लेकर के अभी तक के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक हुई। और ये कब हुई? 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच। कहाँ पर हुई थी? तियानजिन, जो कि चीन में। कहाँ पर? तियानजिन, जो कि चीन में है, वहाँ पर इसकी बैठक हुई थी। और जो इंपॉर्टेंट है, भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया इस बैठक में? तो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला, यहाँ पर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था 6 से लेकर के 7 जुलाई 2025 के बीच। ठीक है, और इसका जो स्थान था वो रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता लूला दा सिल्वा, जो कि राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के, उन्होंने किया था। और इसमें भारत के जो प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया गया था वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को आप जानिए, उन्हीं को आप समझिए। हालांकि ये सारी कुछ आपको लिखा हुआ अपने ग्रुप में मैं भेज देता हूँ। उसके साथ साथ थोड़ा सा और जानना चाहिए आपको 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, तो इसकी थीम जो थी, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना था। ठीक है, अगर हम बात करें 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। ये हुआ था भैया रूस में, जो कि 2024 में। और 18वां संविधान जो ये शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा 2026 में। तो इतना आपको जानना चाहिए। ठीक है भैया, आगे देखिए भैया, है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन हुआ था 15 से लेकर के 17 जून 2025 के। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था। कहाँ पर? कनाडा में। क्वेश्चन बन सकता है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किया था। और अगर हम बात करें, चूंकि ये 51वां है, तो 50वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था 2024 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? इटली में 2024 में। और अगला जो होगा 2026 में वो फ्रांस में होगा। भैया ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। ये जो है आयोजित हुआ था 26 से लेकर के 27 मई 2025 को। ठीक है, 26-27 मई 2025 को। स्थान क्या था? कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। और इसकी थीम थी समावेशिता और स्थिरता। आगे देखिए भैया अगला 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025। ये देखो इसका आयोजन हुआ था भैया 21 मई 2025 को। ये ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्रीलंका ने। किसने किया था भैया? श्रीलंका ने। थीम इसकी थी भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व सचिव जो कि पूर्व थे पी कुमारन ने इसका किया था। ठीक है, आगे देखिए भैया, यहाँ पर है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। इसको किसने जो है कब आयोजित हुआ था? 20 मई। कब? 20 मई 2025 को। कब हुई थी? 20 मई 2025 को। और इसका स्थान था रॉटरडैम, नीदरलैंड। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व जो है नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव जो संतोष सारंगी साहब हैं उन्होंने किया था। और इसका उद्देश्य था भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो हालांकि परेशान बिल्कुल भी ना हो, ये सारी चीज़ें, सारा मैटर आप लोगों को ग्रुप में जो है लिखा हुआ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भैया, यहाँ पर है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। ये देखो, इसका आयोजन हुआ था भैया 10 से 11 फरवरी 2025 तक। ठीक है, कब हुआ था? 10-11 फरवरी 2025 को। और हुआ कहाँ था? ग्रैंड पैलेस पेरिस, जो कि फ्रांस में है। इसका विषय था सार्वजनिक सेवाएं, AI और कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृत, AI में विश्वास और AI का वैश्विक साधन। और इसकी सह अध्यक्षता जो जो किया था, वो कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब ने इसकी सह अध्यक्षता किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए भैया, अगला यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच WEF की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 ये हुई थी। इसका आयोजन 20 से लेकर के 24 जनवरी 2025 में, और इसका स्थान था दावोस। कहाँ पर? दावोस में हुआ था। इसकी थीम थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ठीक है, आगे देखिए भैया, यहाँ पर है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 18 और 19 नवंबर 2024 में हुआ था, और रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, वहाँ पर हुआ था। इसकी थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, और प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किया था। ठीक है, अगर हम बात करें 18वां जो सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था कहाँ? हमारे नई दिल्ली, जो कि 2023 में, और 20वां दक्षिण अफ्रीका में होगा 2025 में। ठीक है, आगे देखिए भैया, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन भैया हुआ 21 अक्टूबर से लेकर के, कब? 21 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2024 के बीच। इसका स्थान था कैली, कोलंबिया में। सम्मेलन के अध्यक्ष सुसाना मोहम्मद थे, और इसका विषय था प्रकृति के साथ शांति। ठीक है, एक और आपका महत्वपूर्ण जो शिखर सम्मेलन हुआ था, 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024, जिसका आयोजन 9 से लेकर के 11 जुलाई 2024 के बीच हुआ था। 9 से लेकर 11 इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसका स्थान वाशिंगटन DC है, जो कि अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। और अगर हम बात करें 33वां की, तो 33वां जो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ था, वो विनियस लिथुआनिया में 2023 में हुआ था। और अगला जो नेक्स्ट होगा इसी का नाटो शिखर सम्मेलन, वो हेंग में होगा, जो कि नीदरलैंड में 2025, मतलब इसी साल। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि 2024-25 के अंतर्गत हमारे देश में हुए। तो इसमें पहला है आपका 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। क्या है? 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। इसका आयोजन जो है 8 से लेकर के 11 अक्टूबर 2025। कब? 8 से लेकर के 11 अक्टूबर 2025 यशोभूम कनेक्शन सेंटर दिल्ली में हुआ था। इसका विषय था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आगे देखिए भैया, यह है जल स्थिरता सम्मेलन 2025। ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 2025 को हुआ था। तो ये समझ लीजिए कि इसी तरीके से सारे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप उनको जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना करे हो तो भैया कर लो। ठीक है, ये देखो, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 जो है कब हुआ? दिल्ली में 12 मार्च 2025 को। इसका थीम था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर है फिट इंडिया कार्निवल 2025 ये सम्मेलन। ठीक है, ये इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 16 से लेकर के 18 मार्च तक। ठीक है, ये पूछा जा सकते हैं भैया। ठीक है, 16 से 18 मार्च 2025 को। आयोजक कौन था? भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। ठीक है, आगे देखिए भैया, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये जो है 2025 जो है, इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। कहाँ? उड़ीसा, भुवनेश्वर में 8 से लेकर के 10 जनवरी 2025 के दौरान। ठीक है, और इसमें जो है विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से इसको किया गया। और इसके मुख्य अतिथि जो थे, वो त्रिनिदाद और टोबैको के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू साहब, उन्हीं के जो है अध्यक्षता में किया गया था। और इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया। ठीक है, दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना किया। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। और 17वां सम्मेलन इंदौर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में 2023 में हुआ था। ठीक है, कौन? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ये कब हुआ था? 2023 में। कहाँ हुआ था?
ये इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला है भैया युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, ठीक है। इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 जनवरी को। कब हुआ था? 8 जनवरी को हुआ था, ठीक है। और 8 जनवरी 2025 को, और ये केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। और इसमें मुख्यमंत्री जो अतिथि थे डॉक्टर देव प्रगद, जो कि सीईओ हैं किसके? पैसिफिक न्यूज़ वीक अमेरिका के, ठीक है। आगे देखिए भैया 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024, और इसका आयोजन जो है फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था, जो कि 17 से लेकर के 20 जनवरी 2024 के दौरान। और इसकी थीम थी अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। अब आगे हम देखेंगे केंद्रीय सरकार की योजनाएं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो सबसे पहला स्थान आता है वो नमामि गंगे का आता है। किसका? नमामि गंगे योजना, जो कि केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत जिसका शुभारंभ अगर हम कर रहे हैं तो इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को। कब हुआ था? 10 जुलाई 2014 को हुआ था। और इसको जो जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु जो है ये योजना चलाई गई थी, ठीक है। अब जो केंद्र सरकार की प्रमुख जो महत्वाकांक्षी एक योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। मित्र एक बात समझिए, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और इनको आप तैयार रखें। इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन चीज़ को लेकर के तैयार रहें, ठीक है। और यहाँ पर देखो भैया जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, इसकी जो शुरुआत हुई है वो है 28 अगस्त 2014 को हुआ था। कब? 28 अगस्त 2014 को हुआ था। और उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, ठीक है। और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। कब? 26 फरवरी 2020 तक की रिपोर्ट के अनुसार। इसका लाभ क्या है? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा इस पर किया जा चुका है, ठीक है, होता है। अब मेक इन इंडिया भाई एक प्रोग्राम है जिसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, इसका शुभारंभ भी अक्टूबर 2014 में हुआ था। कब? अक्टूबर 2014 में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन अवसर पर उसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। इसका शुभारंभ पूछा जा सकता है भैया 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, ठीक है। ये देखो भैया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, जिसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, जैसे इसके प्रकार हैं शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना, ठीक है। अब शिशु के तहत आपको 50,000 रुपये तक मिलता है। कितना? 50,000। छोटे जो ठेला वाला इस तरीके के जो लगाते हैं उनको उनका अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए उनको लोन दिया जाता है। किशोर के तहत 5 लाख रुपए तक का, ठीक है, जो छोटे मध्यम वर्ग के आप कह सकते हैं जो मिडिल क्लास वाला जो दुकानदार होता है उसके लिए 5 लाख रुपए। तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है, जो अपने दुकान को यानी अपने व्यवसाय को एक्सपेंड करके अच्छा अर्निंग कर सकता है, ठीक है। अटल पेंशन योजना भी एक केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। कितना? 1,000 से 5,000 तक। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है भैया, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो ये क्या है? 9 मई 2015 को। ध्यान समझिएगा मित्र, धैर्य रखिए, क्वेश्चन को रेगुलर बेसिस पर देखते रहिए। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस यही है आपकी सफलता का मूल मंत्र। देखिए यहाँ पर अमृत योजना, ठीक है, अमृत योजना क्या है आपको जानना चाहिए। 24 जून 2015 को अमृत योजना लॉन्च की गई। कब? 24 जून 2015 को, ठीक है। अमृत का जो फुल फॉर्म है वो है भैया यहाँ पर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो यह भी बन सकता है। और इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। यहाँ पर देखो भैया स्मार्ट सिटी मिशन, ये है भैया ये योजना है जिसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। और इसका उद्देश्य था
100 शहरों का चयन कर विकास करना है, ठीक है। और इसमें जो सहयोग लिया गया था वो सिंगापुर के सहयोग से किया गया था, ठीक है। ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें बहुत सारे शहरों का कायाकल्प भी हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये देखो यहाँ पर जो है अगला योजना है, जो कि ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। 25 जून 2015 को पूछा जाता है भैया, ये बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। 25 जून 2015 को ये योजना लागू किया गया था। पूछा जा सकता कब हुआ था, 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था, 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, ठीक है। अगर आप देखें अगला डिजिटल इंडिया मिशन, देखो यहाँ पर डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को हुआ और इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जी हाँ, मुख्य लक्ष्य ये था कि जैसे कागज में चीज़ें उलझी रहती हैं, जनता तक पूरा लाभ उसका नहीं मिल पाता है, इसलिए बैंक खाते खुलवाए गए और डिजिटलाइजेशन आया। आप देख रहे होंगे एक तरीके से जो आज हम आप कनेक्ट हो रहे हैं, इसका भी एक माध्यम है, ये डिजिटल का ही एक माध्यम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार की एक जो है महत्वाकांक्षी योजना में थी। स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, ये है। अब इसमें जो है 15 जुलाई 2015 को इसको लागू किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट यही होता है भैया, कब, 15 जुलाई 2015 को, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा बात को। और इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। अगला देखो भैया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये भी योजना इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था सभी गांव का विद्युतीकरण करना, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ऐसे गांव जो पिछड़े गांव थे, जिनके पास बिजली की सुविधा नहीं थी, जहां पर लाइट उपलब्ध नहीं थी, वहां पर लाइट यानी विद्युतीकरण करना, ये इस योजना का मुख्य जो है अंग था। सागरमाला परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये देखो यहाँ पर इसका जो शुभारंभ हुआ 31 जुलाई 2015 को हुआ, ठीक है। बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क एवं रेल परिवहन से जोड़ना इसका मुख्य काम था, ठीक है, सागरमाला योजना का। ये देखिए भैया, उदय योजना, यह भी एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उदय योजना, और इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को हुआ कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। कब, 5 नवंबर को हुआ और 5 नवंबर 2015 को, ठीक है, किसके द्वारा, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों के वित्तीय सुधार हेतु, ठीक है। अगर हम बात करें इस योजना से जुड़ने वाला जो पहला राज्य है वह है भैया झारखंड, ठीक है। ये देखो भैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है रूर्बन मिशन, ये है, इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य था गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना, ठीक है। तो सेतु भारतम योजना, यह भी एक केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो कि जिसका शुभारंभ जो है 4 मार्च 2016 को हुआ था। कब, 4 मार्च 2016 को हुआ था केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना, ठीक है। ये देखो सेतु भारतम योजना। स्टैंड अप इंडिया, यह एक महत्वपूर्ण योजना है भैया। इसका भी शुरुआत 5 अप्रैल को हुआ था, 5 अप्रैल 2016 को हुआ था वित्त मंत्रालय के द्वारा। नई कंपनियां स्थापित करने हेतु जो है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना, इस जो है स्टैंड अप इंडिया का मिशन के थ्रू जो है नई नई कंपनियों को स्थापित करने वाले उद्यमियों को 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ऋण यानी सहायता राशि जो है सरकार देती है। मतलब ये ऋण है, फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर अगली योजना है भैया आपकी उड़ान योजना। कौन सी, उड़ान योजना। अब उड़ान योजना के अंतर्गत क्या है, अब 27 अप्रैल 2017 को इसको लॉन्च किया गया। उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका पूरा नाम है उड़ान योजना का। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना, ठीक है। और इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है भैया वो है कब शुरू किया गया, 27 अप्रैल 2017 को, ठीक है। ये आपकी महत्वपूर्ण योजना है। तो आगे देखिए, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो कि निश्चित तौर पर बहुत ही कारगर साबित हुई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 की, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1 मई 2016 को पूछी गई थी, मतलब शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, ठीक है। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए भैया, यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, ठीक है। ये है 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुरुआत किया गया और इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित यानी कैशलेस
स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान का भारत कार्ड जो है ये भैया देखो दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। ठीक है, ये है आपका दीनदयाल जो है उपाध्याय स्पर्श योजना, जिसका शुभारंभ भैया हुआ 3 नवंबर 2017 को। कब हुआ? 3 नवंबर 2017 को। और स्पर्श इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज अ हॉबी। ठीक है, ये स्पर्श योजना, इसका उद्देश्य था 6वीं से 9वीं के बच्चों में डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना। ठीक है, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है। अगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है और लाभ भी चल रहा है। बहुत अच्छी योजना है। 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया, 24 फरवरी 2019 को, जिसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6000 प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये करके 3 समान किस्तों में दिया जाता है, मतलब साल भर में 6000 रुपये। ठीक है, तो जिससे गरीब मजदूर जो किसान हैं उनके लिए एक छोटी सी रकम जो उनके फायदे के लिए है फिलहाल ये योजना। अगली योजना भैया है इंपॉर्टेंट, जो आपकी अग्निपथ योजना। ठीक है, इसकी घोषणा हुई 14 जून 2022 को। कब हुई? 14 जून 2022 को। और इसमें योग्यता भैया है अग्निपथ में 10वीं से 12वीं पास, जिनकी आयु 17.5 से लेकर के 21 से 23 वर्ष के बीच में है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेवाओं में थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिसे अग्निवीर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भैया इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कब ये योजना लागू किया गया था, तो 14 जून 2022 को। ठीक है, 14 जून 2022 को। और 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए भैया। अगला योजना है जो पीएम विश्वकर्मा योजना। ये 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से जो है जारी किया गया था। इसका उद्देश्य था पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों में 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। और इसके लिए जो है 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। ठीक है, विश्वकर्मा नाम दिया गया है। इसमें जो है नाई, बढ़ई और तमाम जो भी छोटे छोटे मजदूर होते हैं, इस टाइप का जो व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, उनको जो है न्यूनतम ब्याज दर पर जो है बिना किसी गारंटी के ऋण देने का प्रावधान किया गया। अब देखो भैया पीएम जनमन योजना। यह योजना क्या है? 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से शुभारंभ किया गया। पूरा नाम इसका है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी पीएम जनमन योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य था विशेष रूप से कमजोर जो जनजाति समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। ठीक है, और यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती। घबराइए नहीं, सब कुछ आपको लिखा हुआ पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आप नियमित तौर पर आपको करंट अफेयर्स के इसी तरीके से सारे मैटर कवर हो जाएंगे। बिल्कुल घबराइए नहीं, सिर्फ आप पढ़ते रहिए। रेगुलर बेस पर डेली वीडियो को डेली आप समाप्त करो। ठीक है, अवधि इसका जो है 2023-24 से 25-26 तक है और कुल परिव्यय जो है 24,104 करोड़। केंद्र का अंश जो है इसमें 15,336 है और राज्यों का अंश 8,768 करोड़। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण योजना है जो आपकी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, इसका 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा लागू किया गया और ये जो है मतलब कब लागू हुआ? 13 फरवरी 2024 को मोदी साहब के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। इसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है, और इससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। देखो इसमें क्या है कि ये पैनल आपके घर में लगेगा। ठीक है, और बिजली जो कनेक्शन आपको रहेगा, इससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होगी। जब आप बिजली रहेगा यूज करेगा 300 यूनिट तक जो आप यूज करेंगे, बिल्कुल आपको एक भी चार्ज नहीं लगेगा। उसके ऊपर जितना यूज करेंगे आपको उसका चार्ज करें। इसके तहत 78,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है। एक अच्छी योजना है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको भी देख आगे बढ़ते हैं भैया। हम अब आगे देखेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट को। जी हाँ,
जिसमें हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को पहले नंबर पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आयोजन जो हुआ आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया और भारत सरकार के अंतर्गत है ये। और इसकी जो थीम थी मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण यानी गंदगी कम करें और चीज़ों का जो है मतलब रिसाइकलिंग करें यानी पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। और इसका परिणाम क्या हुआ कि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो कि लगातार 8वीं बार प्राप्त हुआ। कौन सबसे स्वच्छ शहर? कौन? इंदौर। और स्वच्छ बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला वो अहमदाबाद है। ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर स्वच्छ शहर की तो वो सूरत है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गंगानगर कौन बना? जो है प्रयागराज बना। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद बना। ठीक है, सफाई के मामले। पटना जो है जो 10 लाख से अधिक आबादी में है उसको कौन सा स्थान दिया गया? 21वां स्थान दिया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 देखो यहाँ पर इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। कब जारी किया? 2 अप्रैल 2025 को। कब? 2 अप्रैल 2025 को। और इसके तहत शीर्ष जो प्रदर्शनकर्ता राज्य हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के तहत जो कि उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है। ठीक है। अगर हम अग्रणी राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना है। ठीक है। आकांक्षी राज्य जो कि सबसे खराब प्रदर्शन किया जिन्होंने वो पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल हैं। ठीक है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में अब नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 ये भैया इसको जारी किया किसने? 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब के द्वारा किया गया। और इसका आधार था वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन पर जो है इसको जारी किया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा। ठीक है, जिसका स्कोर 67.8 रहा। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तृतीय स्थान पर गोवा, बिहार का स्थान 7वां और मध्य प्रदेश का 9वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में। यहाँ पर देखो आगे भैया वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 इसमें इसको जारी करता है UNDP। कौन करता है? UNDP। घबराए नहीं, सब जो है लिखित आपको मिल जाएगा। 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं और 18 वर्ष से कम इनकी उम्र है। ठीक है। कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं। अब जो है 828 मिलियन जो है स्वच्छता, 886 मिलियन आवास, 998 मिलियन खाना पकाने का ईंधन। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। ठीक भैया, इस तरीके से हम लोग बहुत ही जो है अलग अलग तरीके से इन सारे चीज़ों को हमने देखा, समझा। और भी जो भी इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट हैं, इन सारे सूचकांक हैं, वो सब आपको PDF ग्रुप में मिल जाएगा। बिल्कुल भी घबराए नहीं, रेगुलर बेसिस पर आप इनको देखें, पढ़ते रहें। PDF ग्रुप ना ज्वाइन कर लो, पढ़ो वहाँ पर। और संडे को जो टेस्ट होगा उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको जरूर तैयार रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।